जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर के और 5 नंबर के सवाल आते हैं वो सारे सवाल को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहला सवाल है, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं आघात वर्ध क्या होता है। धातु को हथौड़े से पीट कर पतली चादर में बदलने की क्षमता को आघात वर्ध कहते हैं। मतलब कोई धातु है, उसको जब पीट के पतला चादर के रूप में बना दिया जाता है तो धातु के इसी गुण को जो है आघात वर्ध बोला जाता है। अब तन्यता क्या होता है, तो तन्य या फिर तन्यता भी बोला जाता है। तन्य क्या होता है, धातु को खींचकर पतली तार बनाने की क्षमता को तन्य कहते हैं। मतलब कोई धातु है, उसको कितना पतला तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो धातु का यही गुण जो है तार के रूप में खींचने का, इसी को बोला जाता है तन्य। अगला सवाल है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं। तो आंसर में लिखना है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह हवा में नमी और ऑक्सीजन से तुरंत प्रतिक्रिया कर लेता है। केरोसिन में रखने से यह सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब, ये जो सोडियम होता है, इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो ये जो वायु में नमी होता है वो नमी से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के बाद अपने आप जलने लगता है। तो इसको जलने से बचाने के लिए मतलब केरोसिन में रखा जाता है। अगला सवाल है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। तो लिखना है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन को विस्थापित कर देता है। जैसे जिंक जो है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन का विलयन में आयरन को विस्थापित कर देता है जिंक। रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है, Zn जो कि एक जिंक है, FeSO4 जो कि आयरन सल्फेट है, तो जिंक क्या करेगा, Fe को हटा देगा और ZnSO4 बना लेगा, Fe हट जाएगा। अगला सवाल है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो बताना है। तो लिखेंगे आयनिक, क्योंकि आयनिक यौगिकों का क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत विद्युत स्थैतिक बल होता है। मतलब आयनिक यौगिकों में क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन के बीच में वैद्युत स्थैतिक जो होता है बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। मतलब धन आयन और ऋण आयन के बीच एक बल होता है, वैद्युत स्थैतिक बल, बहुत ही मजबूत बल होता है, इसलिए इसका गलनांक जो है उच्च होता है। अगला सवाल है, खनिज क्या है। तो खनिज क्या होता है, पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु युक्त वस्तु को खनिज कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के सतह पे परत पर पाई जाती है धातु, उसे खनिज बोला जाता है। अगला सवाल है, अयस्क क्या है। वैसा खनिज जिसमें धातु को निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। मतलब बहुत सारे खनिज है, तो खनिज में वैसा खनिज जिसमें जो धातु होता है उसको निकालना लाभकारी होता है, तो वो खनिज को अयस्क बोला जाता है। अगला सवाल है, गैंग क्या है। तो लिखना है, अयस्क के साथ मिला अशुद्ध पदार्थ जैसे बालू, मिट्टी, पत्थर को गैंग कहते हैं। तो जब अयस्क निकाला जाता है, लोहा को या फिर कोई भी धातु को निकाला जाता है, तो वो धातु में बालू होता है, मिट्टी होता है, पत्थर होता है, ये सारा चीज़ जो होता है अशुद्धि के रूप में होता है, तो वही अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अगला सवाल है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो लिखना है, दो धातु निम्नलिखित है, पहला जो हो जाएगा सोना और दूसरा हो जाएगा प्लेटिनम। मतलब ये स्वतंत्र रूप में प्रकृति में पाया जाता है, ये ज़्यादा किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो लिखना है, धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। इसमें ऑक्साइड को ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है।
इसमें क्या होता है, ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कोई भी धातु का ऑक्साइड है और कार्बन के साथ यानी कोयला के साथ गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है और Zn शुद्ध बन जाता है, मतलब जिंक शुद्ध रूप में बन जाता है और CO के रूप में बाहर निकल जाता है गैस, यानी ऑक्सीजन जो है धातु से हट जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। पारा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। पारा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है चांदी, उष्मा का अच्छा चालक होता है। चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तीसरा है सोडियम को चाकू से काटी जा सकती है। सोडियम को क्या चाकू से काटा जा सकता है। सीसा उष्मा का कुचालक होता है। सीसा क्या होता है, उष्मा का कुचालक। अगला सवाल है मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु बोलो या फिर मिश्रातु बोलो, बात वही है। तो क्या है, तो लिखेंगे दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु का मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पीतल, पीतल मिश्र धातु है। किसका किसका, इसमें कॉपर और जिंक होता है। कांसा भी मिश्र धातु है, इसमें कॉपर और Sn होता है, यानी Cu और Sn इसमें उपस्थित होता है कांसा में। अगला सवाल है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं वो लिखना है। वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब ये जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के करने के बाद जल और लवण बनाता है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। और यहाँ पे दो को जो है एग्जाम्पल भी है ZnO। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ZnO जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। दूसरा हो जाएगा Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला सवाल है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये अम्ल से हाइड्रोजन को कौन सा धातु विस्थापित कर सकता है, जो होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु हो। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होगा हाइड्रोजन से वो विस्थापित कर देगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा धातु वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यह तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले धातु जैसे Zn और Fe ये जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। लेकिन Cu और Ag यानी कॉपर और चांदी जो है कम अभिक्रियाशील होता है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह विस्थापित नहीं कर सकती है। अगला सवाल है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर भी उसे जंग से बचाया जा सकता है, और दूसरा है तेल, ग्रीस या पेंट की परत चढ़ाकर उसे जंग से बचाया जा सकता है। अगला सवाल है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो लिखना है अधातुएं जो है जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है मतलब अभिक्रिया करती है तो वे अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं C यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और CO2 बना रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अम्लीय ऑक्साइड है। अगला सवाल है प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, बताना है। तो आंसर में लिखेंगे क्योंकि ये चमकीली, तन्य, आघातवर्ध और कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो है प्लैटिनम, सोना एवं चांदी इसमें इतना गुण पाया जाता है, ये चमकीला होता है, तन्य होता है, आघातवर्ध होता है और कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसका जो है जेवर ये सब बनाने में किया जाता है उपयोग। आभूषण मतलब जेवर। अगला सवाल है सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, मतलब तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों, वो बताना है। तो लिखना है क्योंकि ये हवा
और नमी से तुरंत प्रतिक्रिया कर लेते हैं और जलना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे तेल में रखा जाता है। मतलब ये जो होता है धातु, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये नमी के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जलने लगता है, तो जलने से इसे बचाने के लिए तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला सवाल है, एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्यों? तो लिखना है, एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होते हुए भी उसकी सतह पर बनने वाली ऑक्साइड परत उसे क्षरण से बचाती है। कहने का मतलब जो एल्यूमीनियम है उसका ऊपर एक परत चढ़ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो जो परत है अंदर वाले एल्यूमिनियम को सुरक्षित रखता है। यह हल्की, मजबूत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होने के कारण खाना बनाने के बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो होता है एल्यूमिनियम अच्छा ऊष्मा का चालक भी होता है, जिससे भोजन आसानी से बन जाता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? तो लिखेंगे कार्बोनेट एवं सल्फाइड, यहाँ पे सल्फाइड होगा ये लिखा हुआ, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है क्योंकि ऑक्साइड से धातु निकालना आसान होता है। क्या यहाँ पे बोल रहा है लाइन? बोल रहा है कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। अगला सवाल है, तांबे का बर्तन नींबू इमली से क्यों साफ किया जाता है या फिर क्यों साफ होता है, वो बताना है। तो लिखेंगे क्योंकि इनमें अम्ल, मतलब ये जो है नींबू और इमली, इसमें अम्ल होता है सिट्रिक और टार्ट्रिक, जो तांबे की हरी परत को घोल देता है और तांबे का बर्तन चमकने लगता है। मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जब परत चढ़ जाता है तांबे पे, मलिन जब वो हो जाता है तांबा, तो जब खट्टे पदार्थ जैसे नींबू और इमली से जब धोया जाता है तो उसका जो ऊपरी परत होता है जो मलिन हो जाता है वो धुल जाता है, वो मतलब धुल जाता है, घोल जाता है ये पानी में, खट्टे विलयन में, तो घुलने के बाद जो होता है उसका जो है सतह चमकने लगता है। अगला सवाल है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? तो लिखना है, तांबा जंग नहीं खाता है और पानी से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात आसानी से जंग खा जाता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है। कहने का मतलब जो तांबा होता है वो जल से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन इस्पात जो होता है वो पानी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। अब हम लोग ये 5 नंबर वाला सवाल देखेंगे, धातु एवं अधातु में अंतर बताना है। सवाल है, धातुओं एवं अधातुओं में रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद बताएं। तो एक तरफ लिखना है धातु, दूसरी तरफ लिखना है अधातु। तो धातु में क्या होता है, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब जो तनु अम्ल होता है उससे धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालता है। लेकिन यहाँ पे अधातु का क्या है, ये समानता अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अधातु जो है अम्ल से तो अभिक्रिया ही नहीं करता है। अगला पॉइंट है, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर मूलतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। मतलब जो धातु होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अधातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अगला पॉइंट है, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्राइड बनाती है। मतलब धातु जो होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, लेकिन अधातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अगला है, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाती है। मतलब धातु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और निकलने के बाद धातु जो होता है धन आयन बना लेता है। लेकिन अधातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं बल्कि दूसरा जगह से प्रवेश करता है, जिससे वो ऋणायन बनाता है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाती है। अगला है, सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। यहाँ पे है, अधातुएं विस्थापन अभिक्रिया में भाग
नहीं लेती है। कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसमें, अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु के साथ उसको अभिक्रिया कराया जाएगा, तो कम अभिक्रियाशील वाला धातु का जो लवण विलयन होता है उसमें से वो धातु को विस्थापित कर देगा अधिक क्रियाशील वाला धातु। लेकिन यहाँ पे जो है अधातु विस्थापन अभिक्रिया नहीं लेता है, भाग मतलब नहीं लेता है विस्थापन अभिक्रिया में। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।